ओके, हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये सर क्लियर है। ओके, तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 821 है, शॉर्टर डिस्टेंस टू अ ट्रैक्टर। ठीक है, मैं ये लिंक भी आपके साथ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे चैट में, ताकि आप सब भी ओपन कर लो। तो इसको कोई रीड करेगा? ओके, मैं रीड करता हूँ। हमारे पास क्या है, गिवन अ स्ट्रिंग एस, एक स्ट्रिंग एस गिवन होगी एंड अ कैरेक्टर सी और एक कैरेक्टर सी भी, दैट अकर्स इन एस। और ये कंफर्मेशन है कि आपका जो करेक्टर सी है ना, वो स्ट्रिंग एस में लाजमी मौजूद होगा। रिटर्न एन अरे ऑफ इंटीजर्स आंसर्स। ठीक है, वेयर आंसर्स डॉट लेंथ इक्वल टू एस डॉट लेंथ। मतलब जो आपने इंटीजर्स के लिए रिटर्न करनी है ना, उसका जो लेंथ होगी वो हमारी जो है स्ट्रिंग एस की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। एंड और आंसर का जो ith इंडेक्स है ना, वो इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इंडेक्स आई टू द क्लोजेस्ट अक्रेंस ऑफ करेक्टर सी इन स्ट्रिंग एस। वो करेक्टर जो सा हमारे पास आंसर का ith इंडेक्स होगा ना, नंबर होगा, वो हमारे पास जो भी क्लोजेस्ट अक्रेंस होगी करेक्टर सी की, उसके इक्वल होगा। और हमने क्लोजेस्ट अक्रेंस डिस्टेंस निकालना है। कैसे है वो डिस्टेंस को किधर डिफाइन कर रहा है, वो ये बता रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिसेस आई एंड जे इज एब्सोल्यूट ऑफ आई माइनस जे, वेयर एबीएस इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मतलब आप उसके ऊपर एब्सोल्यूट का फंक्शन जस्ट लगाएंगे आई और जे के ऊपर, और वो आपके पास उसका डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 को, तो हमारे पास स्ट्रिंग एस क्या है, लव लीड कोड। ठीक है, और करेक्टर सी क्या है, ई। इट मीन्स हमने ई की जो भी क्लोजेस्ट अक्रेंस ग्रांट करेक्टर से होगी ना, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू है एल। ठीक है, तो एल के ई से क्लोजेस्ट अक्रेंस कौन सी है, हम देखते हैं। तो ये हमारे पास क्लोजेस्ट अक्रेंस है। ठीक है, तो इसका और इस इंडेक्स का आपस में डिस्टेंस कितना है, 3 0 इंडेक्स, और ये 3 इंडेक्स के ऊपर है, 0 1 2 3। तो इसका अब एब्सोल्यूट फंक्शन लेंगे, मतलब 0 - 3 कर लें या 3 - 0 कर लें, क्योंकि वो एबीएस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव ही कर देगा। ठीक है, अगर इसका आप नेगेटिव भी आता है ना आंसर, तो एबीएस लेने की वजह से इसके ऊपर इसका आंसर पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास पहला एल का जो डिस्टेंस है ना ई से क्लोजेस्ट, तो वो 3 है। अगर ओ की बात करें तो ओ का भी क्लोजेस्ट जो सा वो हमारे पास 2 आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 स्टेप लेंगे तो ई हमें मिल जाएगा। अगर हम वन का वी की बात करें तो वी का ई से जो डिस्टेंस है वो 1 का है। अब ई का मतलब ई का तो अब खुद से ई का, ठीक है, वो मतलब खुद ही करेक्टर है, तो इट मीन उसका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो 0 है। ठीक है, क्योंकि ई आपका एक तरह से आप इसको ये कह लें कि ई के ऊपर ही हम साइकिल बना के उधर ही आ रहे हैं, कि वही क्लोजेस्ट है हमारा। और अगला एल है। अब एल जो सा है वो हमारे पास एक ई उसके पीछे की तरफ भी है, एक ई उसके आगे की तरफ भी है। ठीक है, तो क्योंकि इन दिस केस तो सेम डिस्टेंस के ऊपर है, इट मीन्स हमें यहाँ पे 1 आ रहा है। लेकिन लेट्स सपोज हमारा ये वाले 2 ई अगर ना होते, तो एक ई हमारे पास पीछे आ रहा था, और ये वाले 2 ई स्किप करें तो एक ई हमारे पास एंड पे आके यहाँ पे आ रहा है। तो हमारी जो क्लोजेस्ट सीक्वेंस होनी थी वो हमारे पास बैक वाली होनी थी, 1 वाली। ठीक है, तो अगले हमारे पास जो ई आ फिर रहे हैं, हमें क्योंकि ई जी, सर ये हमें कैसे पता चला कि हमें ई को ही जो है वो चेक करना है? ये हमें गिवन होगा, करेक्टर सी जो है वो वाला करेक्टर है जिससे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सी करेक्टर ये कहाँ ऊपर कहाँ लिखा हुआ है कि ई है वो सी करेक्टर? ये हमें गिवन होगा, मतलब सी सी वेरी कर सकता है।
एक आपको स्ट्रिंग एस गिवन है और एक करेक्टर सी गिवन है। तो स्ट्रिंग एस तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग है, और करेक्टर सी ये है, जो कि इन दिस एग्जांपल ई गिवन है। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर ई की बजाय बी गिवन है करेक्टर, और स्ट्रिंग जो सा है कोई और है। जी ये ये बहुत वेरी जबरदस्त सवाल था, वंडरफुल क्वेश्चन। जी सर कंटिन्यू करें। अच्छा सर मुझे 1 मिनट दे देंगे? जी सर जरूर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा मैंने आप लोगों को याद करवाना था कि एडवेंट ऑफ कोड का इवेंट आ रहा है दिसंबर में, जिसमें इंशाल्लाह आप सब ने जाना है, और हम आप लोगों को गाइड भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे उसके लिए। तो एडवेंट ऑफ कोड में पूरी दुनिया से तकरीबन मोर देन 2 मिलियन लोग जाते हैं, और पाकिस्तान से 100-200 लोग जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड इवेंट। तो ये बेसिकली 1 मंथ लॉन्ग होता है, और इसमें रोज एक छोटा सा क्वेश्चन करना होता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। ये इतना अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी जाते हैं इसमें। और ये क्वेश्चन शुरू में आसान होते हैं, आस्ता आस्ता डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आप 1 महीना क्लासेस में आते रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप उसके सारे क्वेश्चन करने के काबिल होंगे। तो इसमें किसी का या कोई और क्वेश्चन है मेरे लिए, तो मैं 1-2 क्वेश्चन ले सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जवाद है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी जवाब। तो आप कह रहे हैं कि महीने के लिए, कि इसमें वो ये ऑनलाइन ही है या ये ट्रैवल करना होता है इसमें? आप आई कोड गुरु में किसी चीज के लिए घर से बाहर नहीं जाना होता। अच्छा, सही सही सही, ठीक है। सही है, मुंह भी धोने की जरूरत नहीं होती, हाँ नहीं नहीं, मैं क्योंकि हमने वैसे वीडियो जाके भी ना। ऑन नहीं करनी। सही है, ठीक है जी, बेस्ट हाँ है। हाँ। तो आज की दुनिया में जो मेरी लर्निंग है, आज की दुनिया में दुनिया की बेस्ट कंपनीज में जॉब करने के लिए भी 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, और कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर डिग्री मेरी कंप्यूटर साइंस की नहीं है, मेरी मार्केटिंग का बैकग्राउंड है मेरा, तो सिर्फ फर्क तो नहीं पड़ता ना, या मुझे एमएससी कर लेना चाहिए कंप्यूटर साइंस में? आई मीन टू बेटर काइंड ऑफ पोजीशन माई सेल्फ फॉर दीज फैंग कंपनीज, हाँ बेसिकली आपको मास्टर करना चाहिए अमेरिका से, और आप बल्कि पीएचडी प्रोग्राम में आना चाहिए, और आप अपने आप को सेल करें प्रोफेसर को कि मैं एआई इन एमबीए और मैनेजमेंट और जो भी आपकी स्पेशलिटी है कि मैं उसमें काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए पहले कोडिंग आपको आनी चाहिए। ये अंडरस्टूड है कि आपको कोडिंग आती है। जब भी कोई बंदा ग्रेजुएट करता है तो इट इज अंडरस्टूड कि उसे कोडिंग आती है। नहीं, इट मैं इज तो पार्ट मार्केटिंग ऑफ। में ग्रेजुएट किया हुआ है, वो कोडिंग तो मेरा बिल्कुल, जो तो मैं अब सीख रहा हूँ, अगर वो दो तीन अगर तीन महीने किसी, में सीख हाँ रहा हाँ, हूँ। लेकिन इंटरनेशनली अगर किसी ने मार्केटिंग में ग्रेजुएट किया हुआ है तो इट इज इम्प्लाइड कि उसे कोडिंग आती है। एक्चुअली तो मेरी डिग्री इज आई ग्रेजुएटेड इन 2012 फ्रॉम मोनाश यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन जो है। उस टाइम इतना कोडिंग वाला मार्केटिंग में सिस्टम था हाँ उस नहीं। टाइम नहीं था। अब हाँ लेकिन हाँ, आज तो बेसिकली तो मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, आपको एमएस अगर करना है तो अमेरिका से करें, सही है, डन है, और पैसे फंडिंग पे करें, अपने पैसे ना लगाएं। डन है, ठीक है, डन है, राइट। तो डन। तो उसके लिए पहले कोडिंग सीख लें और एआई सीख लें, और उसके बाद जब मास्टर में जाएं तो आपको पता हो कि यू आर गोइंग टू टॉप द प्रोग्राम, सही है जी, ताकि उसके बाद आपको जॉब अच्छी मिले। ओके जी, ग्रेट, अंडरस्टूड। सो राइट। बेसिकली लाइक तो मार्केटिंग, एआई मार्केटिंग एनालिटिक्स वाली साइड आप कह रहे हैं ज्यादा? अगर मार्केटिंग एनालिटिक्स में जो काम बेसिकली कोडिंग से होता है, वो काम नहीं हाँ जो जी, बगैर कोडिंग के हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर आपको जो सैलरी मिलेगी वो होगी $50,000 पर। सही। मैं सैलरी भी आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है कि जहाज में अमेरिका के लिए जहाज में बैठने से पहले आपको पता हो कि आप एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। ये पाकिस्तान में बैठ के तैयारी करनी है, यहाँ पे आके सही। तैयारी नहीं होगी। और दूसरा, आपको जहाज में बैठने से पता हो कि आप मास्टर के प्रोग्राम में जीपीए 4 लेंगे, यानी कि सही। कोर्स पाकिस्तान में एक दफा करके आना खुद। सही तो है। फिर अगर आप अमेरिका आते हैं, आप में से कोई साथी भी, तो फिर देन इट्स अ वेरी स्मूथ ट्रेजेक्टरी फॉर यू। फिर आपका कंपटीशन बहुत कम होगा। बाकी लोग यहाँ पे आके मास्टर में पढ़ रहे होंगे, और जब तक
वो एडजस्ट होंगे यहाँ के कल्चर में, यहाँ की स्टडीज में, तो आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। उससे तक 2 सेमेस्टर गुजर गए होते हैं। और फिर जो ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, जीपीए अच्छा हो, तो ये जो बड़ी कंपनीज है ये आपका इंटरव्यू फौरन कर लेंगी। फिनटेक में भी क्या कहते हैं आप जा सकते हैं, फिनटेक की कंपनीज में भी बहुत जॉब्स हैं, तो वो इंटरव्यू नहीं, फौरन कर लेंगी, आप- और अगर आपकी तैयारी है तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो नहीं, जॉब आपकी बात नॉर्मली बिल्कुल सही है। तकरीबन वो 2.5-3 लाख डॉलर we I think पर ईयर। ultimate aim तो is to establish a business, but obviously like मैंने कहा कि मार्केट में जाके वहाँ पहले थोड़ा नौकरी करके मार्केट को सही से समझ के उसके बाद I think you would be in a better standing to establish a business over there. एग्जैक्टली आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है कि जब आप बड़ी कंपनी में जाएंगे जहाँ पे हजारों दुनिया के स्मार्ट तरीन लोग काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी आंखें खुलती हैं, ब्रेन खुलता है, फिर आपको पता चलता है मार्केट कहते किसे हैं। देन यू विल बी टॉकिंग इन USD बिलियंस ऑफ डॉलर। हाँ, सही बात है। सही है, तो फिर आपको पता चलता है कि हाउ टू टॉक, हाउ टू मार्केट, और दुनिया में मार्केट एग्जिस्ट काम करती है। एग्जैक्टली। तो वेलकम ओवर हेयर। आप जैसे लोगों के लिए ही iCode गुरु बना है। अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत हो तो स्लैक पे जरूर पूछें, तो इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर का ब्लॉक कहीं नहीं होंगे। थैंक यू जी, मच obliged। ठीक है, ये जो प्रीमियरल पर्पस iCode गुरु का वो वही है कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए हु वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, राइट। तो वो जो है तो डोंट हेजिटेट, लीव योर ईगो आउटसाइड द क्लास। आप नहीं, सीनियर हैं, सीनियर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बस फोकस ऑन लर्निंग, तो विद इन 6 months इंशाल्लाह यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। It sometimes gets confusing because obviously my background is not computer science or mathematics, STEM वाला नहीं है, but still I mean hanging on the ropes trying to। अच्छा, इसमें ये है कि कोडिंग के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, अगर चाहिए होता तो हम जरूर वो पढ़ाते पहले। ना मैथमेटिक्स का चाहिए ना कोडिंग का चाहिए, ये किसी भी 8वीं क्लास के बच्चे को पूरी की पूरी समझ आ जाती है। अभी जो मेटा हैकर कप हुआ है फेसबुक का, दुनिया का सबसे वेल रेस्पेक्टेड कंपटीशन है ये इस वक्त। इसमें जो पाकिस्तान से 2nd, 3rd और 5th, 6th पोजीशन है वो हाई स्कूल के बच्चों ने ली है। अच्छा, माशाल्लाह, नाइस। पहली पोजीशन GIK की है, GIK के स्टूडेंट की है, और वो पाकिस्तान में टॉप पे हैं कोडिंग में, क्योंकि वो बाकी कंपटीशन में भी टॉप करते हैं। और जो 4th पोजीशन है वो फास्ट के स्टूडेंट की है। बाकी NEDs, UET सब उन मैट्रिक के बच्चों से पीछे रह गए। अच्छा, तो रीजन कि कोडिंग के लिए बिल्कुल मैथ नहीं चाहिए, जो बात समझ नहीं आ रही पूछने वो आपको समझाई जा सकती हाँ, बस है। वो मेन लॉजिक, वो जो फॉर्मेशन वाला है ना पार्ट, वो समटाइम्स यू स्ट्रगल ऑन दैट कि वो सिंपल चीज होती है, अगर तो इतना कॉम्प्लेक्स करके आप सोच रहे होते हो, पर टर्न्स आउट कि इतनी सिंपल लॉजिक थी, तो फिर यू टेंड टू बीट अप योरसेल्फ ऑन दैट कि भाई ओहो। हाँ, जस्ट कीप ऑन आस्किंग, जब तक समझ नहीं आती ना, कीप ऑन आस्किंग। सही, थैंक यू। ठीक है, कीप ऑन आस्किंग। गूगल से हर चीज आ जाती है, अगर गूगल से भी समझ नहीं आ रही, यूट्यूब का लेक्चर देख लें, वहां से भी समझ नहीं आ रही, क्लास में आके पूछें, वहां से भी समझ नहीं आ रही, तो एटलीस्ट सेलेक्ट पे जरूर पूछें कि समझ नहीं आ रही, ताकि हम कुछ करें। वी कैन हैव अ स्पेशल सेशन फॉर यू। आप में से किसी भी साथी के लिए हम स्पेशल सेशन रख सकते हैं जिससे कोई चीज समझ नहीं आ रही हो। सही। ठीक है, वी आर रेडी फॉर दैट। नहीं, बस एंड वी कंटिन्यू। Because you have a question. Sir, I have a question. जी, Sir, what do you think? When should I give the IELTS test? Up to this December, or I should wait for the next year? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगर आपकी आइल्स की तैयारी हो, पहली तो बात तो ये कि अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी है तो आइल्स का स्कोर अच्छा आ जाता है। अगर स्कूलिंग माड़ी है मेरी तरह की तो आइल्स का स्कोर अच्छा नहीं आता। तो जो स्पेशली सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए जो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक जा रहा है, GRE में अच्छा स्कोर आ जाता है, ज्यादा अच्छा स्कोर आता है।
तो आपने आइल्स के साथ जीआरई लाजमी देना है, पहली बात। तो दूसरा ये है कि आप अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आइल्स दें, अगर आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकती हैं तो फिर बेशक डिले कर दें, यू हैव द टाइम। अच्छा, बट जिसका मोड ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी हैज बीन इंग्लिश, तो उसको भी देना चाहिए। आई थिंक यूएस यूनिवर्सिटीज के लिए तो आपको आईएलटीएस नहीं चाहिए होता, और इज इट? भाई अगर आपने पैसे, अगर आप फंडिंग मांग रहे हैं ना, तो देन इट हेल्प्स। अच्छा अच्छा, सही सही सही, वो स्कोर बिल्डिंग में, वो पॉइंट बिल्डिंग में। हाँ, स्कॉलरशिप के लिए सही 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 है। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर बेशक ना, सही 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 है। राइट। सर क्योंकि एक टाइम आपने कहा था ना कि इस दिसंबर तक अगर आइल्स क्लियर होगा तो वी कैन क्वालिफाई फॉर द फॉल 2024 स्कॉलरशिप्स। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो दिसंबर इज द लास्ट सम ऑफ द पॉइंट, नॉट द फर्स्ट पॉइंट। काफी सारी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन गुजर चुकी होती है, तो अगर तैयारी है तो दे दें, मेरा ख्याल है इट माइट सेव अ ईयर। हाँ, बिकॉज सर ये कह रहे हैं कि आइल्स जो है वो 1 ईयर का ही टेस्ट वैलिडिटी है, इसका जो रिजल्ट है वो वैलिड अप टू 1 ईयर है। अब मेरे ख्याल में तो 2 इयर्स था जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। अब अपडेट तो हुई है शायद। हो तो हाँ, फिर देख लें। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई भी, हाँ इसमें कोई भी ट्रू या रॉन्ग आंसर नहीं है। इफ यू आर लकी यू कैन सेव अ ईयर। yes. So I should try चलें। my best. Thank you, sir. यस 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 यस। आई गेस फिर मैं भी दे देता हूँ आईएलटीएस यार, ये तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, दें, थोड़ी सी अच्छी तैयारी करें। और हमारे यहाँ पे रेगुलर सेशंस चल रहे होते हैं, बेशक वहाँ के प्रैक्टिस कर लें। तो मसला होना तो नहीं Sir, चाहिए surely IELTS it needs a much better practice because now it costs 72,000. yes yes, I know I know it's very expensive, yes। चलें जी, लेट्स गो बैक टू द सेशन। तो थैंक यू सर तला। थैंक यू जी, कमेंड योर फिलैंथ्रोपिक Thank एफर्ट्स। you so much, sir. थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। वेलकम सर। ओके, हम अगेन रिज्यूम करते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो भी करेक्टर सी गिवन होगा, हमने उससे फॉर अदर करेक्टर का जो मिनिमम डिस्टेंस है ना वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो वो बेसिकली वो लिस्ट में जब पहली दफा आकर कर रहा है तो वो करना है, या फिर जितनी दफा भी आकर कर रहा है सी, तो उतनी दफा उसका डिस्टेंस मेजर करना है? जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें, मैं सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ। हाँ नहीं, वही मैं वो बस बात समझ गया। माय पॉइंट इज के हम लोग क्वेश्चन जो कह रहे हैं वो कि सी, फॉर एग्जांपल लव के अंदर ई जो है वो पहली दफा आ रहा है, फिर उसके बाद लीड के अंदर भी ई आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, तो ई का जो डिस्टेंस है वो पहली दफा जब वो अकर कर रहा है उस वाले ई का, या हर ई का डिस्टेंस जो है वो दूसरे से? आप बेशक किसी एक का फाइंड आउट करें। ठीक है, अगर एक का फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये मेक श्योर नहीं होगा कि क्या वो मिनिमम है था कि नहीं था है अभी। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली हमारा मोटिव ये है कि हमने मिनिमम फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये सही कहता हूँ ये सी है। ठीक है, इस वाले ई का जो डिस्टेंस है सी से वो कितना है, वो 3 का है। ठीक है, सही अगर मैं ये वाले बैक वाले का देखूं तो इस वाले का डिस्टेंस 2 है। अगर उससे बैक वाले का देखूं तो उसका डिस्टेंस 3 है। एक Please और भी हर ई है। लेटर का डिस्टेंस हमें नोट करना है ई से। हाँ जी, हाँ जी, जब भी यहाँ पर मतलब 3 फॉर 0 एवरी आए आइटम। क्योंकि वो एग्जैक्टली ई है। जी, तो अच्छा सर, मतलब एक और बात। जितने भी ई आएंगे ना उन ये सबको सर वो समझ में कैलकुलेट आ करना गई है। मुझे बात। हर लेटर का डिस्टेंस आपने लिखा है, एल जो है वो ई से जो है वो 3 लेटर्स डिस्टेंस पे, तो 3 आया है। देन ओ इज डिस्टेंस फ्रॉम 2 लेटर्स टू 2 आया है। जी देन 1, देन 0, क्योंकि ई वो खुद ही है तो 0 डिस्टेंस है इसलिए 0 आया। सर ये बिल्कुल, समझ में आ गया। सर ये जो एस इज इक्वल टू लव लीड कोड आपने लिखा है, तो ये भी हमें गिवन होगा या ये हम कुछ सपोज करेंगे? ये गिवन होगा, ये एस भी गिवन होगा, और सी सी भी भी गिवन। गिवन होगा। ये हमें मेथड्स के अंदर ना लीड कोड खुद इनपुट देगा ये। थैंक यू ठीक है, सो मच सर। और ये वेरी यस, कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये यही एवरी टाइम आएगा। बस ये अलग अलग ये वेरी पे आ करेगा। सकते हैं। पर जी, सर ये पैटर्न ऐसा हो सकता है। हाँ जी, सर एक और क्वेश्चन पूछूं अगर आप बुरा ना जी मानो? जी जी जरूर। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जो आप हमें न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स करा रहे हैं लीड कोड की, तो ये हम्म, पैटर्न यही रहता है हर दफा, ये वो वैल्यूज चेंज कर देते हैं? ये एवरी टाइम वो बताता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है ना, स्ट्रिंग एस गिवन है। ठीक
ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब है हम्म, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग कैरेक्टर गिवन होंगे, इसमें जी काउंटिंग नहीं गिवन होगी। ठीक जी है जी सर वो तो है। लेकिन अगर हम काउंटिंग को डबल कोटेशन के अंदर लिखे ना, तो ये एज अ तो वो भी काउंटिंग ही स्ट्रिंग कंसिडर कहलाएगी। होती है, एज अ अच्छा स्ट्रिंग ही इसमें कहलाती है। मतलब, हाँ अच्छा सर मतलब ये था कि जब हमारी प्रॉब्लम्स की हम तैयारी करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसमें हम्म, यही रीड कोड की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं, या फिर नई नई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम जो या है दो ना वो नहीं प्रॉब्लम्स को होती मिक्स है, कर देते हैं जैसे मैं। वो नई प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हम लीड कोड इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारी जो है ना लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, मतलब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि आप किस क्वेश्चन को किस वे से सोल्व कर सकते हैं। राइट नो भी इजी है। ठीक है, तो आपने अभी राइट नो ये काम कर रहे हैं और आपने इसकी लॉजिक बिल्ड करेंगे अभी, तो माइट भी पॉसिबल है इसी से रिलेटेड या थोड़ी सी वेरिएशन इन दिस लॉजिक आपको एक न्यू क्वेश्चन आपका सोल्व कर दे। ठीक है। क्लियर है। ओके, एनीवन जिसको क्लियर ना हो, कोई क्वेश्चन हो, समझ ना आई हो बात। सर क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं जरा लेट आया था सेशन में। ओके, मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारे पास जो सा ना एक स्ट्रिंग एस गिवन है, ठीक है, और एक करेक्टर सी गिवन है, ये हमें दिया होगा। हमने क्या करना है, फॉर एवरी जो सा करेक्टर सी की जो अकरेंस है ना स्ट्रिंग एस के अंदर, उन करेक्टर से दूसरे डिफरेंट करेक्टर्स का जो डिस्टेंस है ना वो फाइंड आउट करना है, और वो डिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करेंगे वो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो ये ज्यादा क्लियर करेगा। हमारे पास ये एल है, ठीक है। अब हमने एल का जो डिस्टेंस है ना वो ई करेक्टर ई से फाइंड आउट करना है कि कितना बनता है। एक करेक्टर ई हमारे पास ये है, एक करेक्टर ई का हमारे पास डिस्टेंस ये है, एक करेक्टर ई का डिस्टेंस हमारे पास ये है, एक करेक्टर ई का डिस्टेंस हमारे पास ये है। अब हमारे पास अगर मैं पहले ई की बात करूं तो डिस्टेंस कितना आता है, डिस्टेंस आता है 3, मतलब अगर फर्स्ट ई की बात करूं। अगर मैं सेकंड ई की बात करूं ना, हमारे हमारे पास जो डिस्टेंस आता है 4 और 5 एक्सक्यूज मी 5 आ सर, जाता है। जी एक्सक्यूज मी सर, हम जीरो से कंसिडर अकाउंट नहीं करेंगे? 0 1 2, तो फिर अगर जीरो से करेंगे तो फिर वो 2 नहीं होएगा पहले में, पहले ही में? अ, अ, ये हमारे पास 0 1 2 और देन 3 का हम डिस्टेंस ले लेते हैं, मतलब 3 का स्टेप लेंगे तो 3 को पहुंचेंगे। ओके फाइन, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले जो सा ई का डिस्टेंस है वो 3 आता है, देन 4 और 5 आता है दूसरे ई का, थर्ड ई का 6 आता है, और फोर्थ वन ई का जो सा है वो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिस्टेंस होगा। अब हमारे पास ये सर डिस्टेंसेस ये तो आ गए हैं, लेकिन इसमें मिनिमम लेना है, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लेनी है। ठीक है, श्योर सर, ये ए की वैल्यू हर दफा चेंज होगी इसमें? ये हमारे पास ई की वैल्यू नहीं, करेक्टर सी की वैल्यू चेंज होगी, मतलब करेक्टर सी इन दिस केस ई है, नेक्स्ट केस के ऊपर यहाँ पे उसने बी दिया है, माइट भी किसी और केस के ऊपर वो डी दे दे, माइट भी वो करेक्टर सी को सी ही दे दे। ठीक है, मतलब वो वेरी करता जाएगा। ठीक है, यस सर, मैं पूछ रहा था कि जो ई आया हुआ है, लेकिन जो एस जो स्ट्रिंग है उसमें ई आया है तकरीबन 4 दफा, तो मैं उसमें हम्म, पूछ रहा हूँ ई की वैल्यू हमेशा हर दफा चेंज होगी? यानी हाँ पहले जी, जो डिस्टेंस है वो 3 है एल का, लेकिन बाद में उसके बाद जो जाएंगे ई से, जो पहले एल आ रहा है उसमें एक डिस्टेंस है, यानी ई की वैल्यूज चेंज होगी हर दफा, अपडेट होगी? फॉर दिस एल, मतलब फॉर दिस एल ई की वैल्यू ये 3 आ है। रही है, अगेन एल आ रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ई की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक ये है सर, मैं पूछ रहा था। ओके सर, थैंक ठीक है, यू। मतलब जी सर। फॉर दैट स्पेसिफिक करेक्टर हम देख रहे हैं। श्योर सर। ओके, अब क्लियर है सबको। यस सर। यस ओके, सर। क्लियर है। आप सबके माइंड में क्या आता है कि हम इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं, जस्ट जेनेरिक सी लॉजिक कोई आपके माइंड में आ रही हो। मैं तो अभी एक इसे ट्राई कर रहा हूँ कि पहले इसको वो लूप लगा के
फॉर आई एंड कैरेक्टर इन इनुमरेट, एस वाली जो स्ट्रिंग है उसको इनुमरेट करके उस पे फिर उसके इंडेक्स नंबर्स निकाल रहे हैं उस तरह से, और जहां ठीक जहाँ है। पे वो अकर कर रहा है, तो फिर लेकिन वो इंडेक्स नंबर्स को जो है अब कन्वर्ट करना है इनटू उनका जो डिस्टेंस है, तो वो वाली चीज जरा सोच रहा हूँ मैं वो कैसे करना है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जहाँ तक आपने बताया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप एक दफा लूप लगाएं और जहाँ जहाँ करेक्टर्स ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो इंडेक्स अपने में स्टोर करवा लें। मतलब राइट नो हमारे पास जो इंडेक्स स्टोर आ रहा है वो एक आ रहा है 3 नंबर इंडेक्स, देन 4 के बाद 5 हाँ नंबर इंडेक्स, देन उसके बाद 6 नंबर इंडेक्स। ठीक है, ये 5 है। फिर उनको उनको जो है फिर मेरा वो है कि फिर मैं इंडेक्स अंडरस्कोर सी उनका जहाँ पे वो इंडेक्स है तो उसको जीरो वेरिएबल का बना के उसका वो जीरो कर देना, और फिर इफ कैरेक्टर इज इक्वल्स टू जो भी हमें सी मिला हुआ है हम्म। तो फिर उसको जीरो कर दिया वहां पे, और फिर बाकियों को वापस रिवर्स में लेके जाना है, लिस्ट आ, कर। ओके, मैं इसको थोड़ा सिंपलर करता हूँ, जी सिंपलर करता हूँ। आपने जहाँ तक बताया ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब आपने ई की जितनी भी अकरेंसीज थी वो निकाल लें। नो, आप ना क्या करें, एक दफा अगेन लूप लगाएं। फॉर एग्जांपल मैंने लूप लगाई और इसका क्या इंडेक्स है, मतलब एल का इंडेक्स जीरो। क्या है, 0। अब क्या करें, इस 0 का जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकालते जाएं। मतलब 0 का 3 के साथ भी डिस्टेंस लिया, हम्म। ठीक है, 0 का 5 के साथ भी डिस्टेंस लिया, 0 का 6 के साथ भी डिस्टेंस लिया, 0 का 11 के साथ भी डिस्टेंस लिया। राइट नो नेगेटिव में आ रहा है लेकिन आप इसको एब्सोल्यूट, मैं कह रहा हूँ एब्सोल्यूट इसके ऊपर लिया है, ठीक है। मतलब एबीएस ना इसके ऊपर सब पे लिया है, इन सब पे एबीएस है। फिर ये वो एबीएस एब्सोल्यूट लगा लिया। हाँ, तो ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 11 आ गया। अब आप क्या करें, इनमें से जो मिनिमम आंसर आता है ना, एक्चुअली आपका वो डिस्टेंस होगा जो कि 3 आ गया। हाँ जी, इजी। वो तो मैंने पहले एक उस तरह करके कर लिया ना कि भाई वो इनुमरेट करके लगा लिया, और फिर इफ कैरेक्टर इज इक्वल्स टू सी, तो फिर जो है वो उसके प्रिंट करके निकाल लिए इंडेक्सेस। तो उसमें से जो आप कह रहे हैं कि जो सबसे पहला वाला जो स्ट्रिंग का स्टार्टिंग जो वो है जीरो वाला, उसको माइनस करवा लूं उसके जहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे भी इसके इंडेक्स नंबर्स आ रहे हैं ई के। हाँ हम्म। राइट नो आप इन्यूमरेट फंक्शन से कर रहे हैं, मैं उसको जरा मजीद सिंपलर करके कर रहा हूँ। है अच्छा। इन्यूमरेट का ही काम हो रहा है एक्चुअली इधर। ठीक है एक्सट्रीम सर, जी। हम ये जो निकाल रहे हैं डिस्टेंस निकाला है 3, 5, 6, 11, हमने बेसिकली इसको क्या करना है, इसमें मिनिमम पॉइंट ही निकालना है या हमने इनको सिर्फ इसमें से ये स्ट्रिंग में से इन जो ई हमारा जो कैरेक्टर है इसको निकालना है, निकाल के लूप लगा के थोड़ी सी लॉजिक बिल्ट नहीं हो रही मेरी, मैं मुझे करनी, थोड़ा ये क्लियर कर दे ओके, प्लीज। ये हमारे पास जो ये 3, 5, 6, 11 है ना, ये भी डिस्टेंसेस नहीं है, ये ई के इंडेक्सेस हैं कि जहां जहां पे वो ईद एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिसेस है। ठीक है, अब ये हमारे पास अभी हाफ काम हुआ है, कंप्लीट काम नहीं हुआ। अब हमने इन इंडिसेस, इन जो सी वैल्यूज है ना, इनसे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अदर कैरेक्टर्स का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एल का फाइंड आउट करना है, देन मैंने इस ओ का फाइंड आउट करना है, देन वी का फाइंड आउट करना है। ई क्योंकि हुड है तो इसका इट मीन डिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज एज अ साइकिल है कि ई से ऐसे घूम के आप ई पे ही आ गए हैं। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस उधर ही है तो आपका वही रहेगा। तो अगर आपका ई एज इट इज ही करेक्टर है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है अभी। देन आप एल का फाइंड आउट करेंगे, देन ई का मतलब ई का अगेन नहीं जरूरत क्योंकि ई हमारे पास एज अ साइकिल है, अगेन ई नहीं जरूरत। देन टी का फाइंड आउट करेंगे, देन सी का, देन ओ का, देन डी का और ई का अगेन फाइंड आउट करने की जरूरत। और एट द एंड फॉर एवरी करेक्टर जब भी हमने कैलकुलेट करना है, ये जो आउटपुट आ रही होगी ना, इसका हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। मतलब राइट नो 3 इज द मिनिमम आंसर, तो हमने ये 3 एक्चुअली रिक्वायर्ड करना है। ठीक है, यस सर। ओके, क्लियर है ओके सर, सबको। यस सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो मैं ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं ना, सेम एज इट इज ना, इसी की तरह का ना कोड मैं इधर राइट करता हूँ, जिस तरह स्टेप लिखे हैं सेम एज इट इज इसी तरह। ठीक है, राइट नो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये करना है जिस तरह अभी सर जवाब ने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकरेंसेस निकाल लेते हैं फॉर ऑल ईज। मैं उसको ना
अकरेंसीज कह देता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास अकरेंसीज है और उसको इनिशियली एम्प्टी अरे करा रहा हूँ कि उसके अंदर ना अभी कुछ भी नहीं है अभी। नो, अब मैं एक लूप लगा रहा हूँ फॉर करेक्टर इन एस के ऊपर, इन रेंज, बल्कि इसको आई ही कह देता हूँ ताकि मच इजियर ही रहे, ठीक है, इन रेंज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस के ऊपर, ठीक है। और मैं चेक कर रहा हूँ इफ अगर मैं स्ट्रिंग एस का ith करेक्टर इक्वल टू सी के है, ठीक है, विच मीन्स जो भी हमारे पास ये सी की वैल्यू गिवन की गई होगी ना हमारे पास वो है, तो इन दैट केस आपने जो भी ये मेरे पास अकरेंस की अरे है उसके अंदर क्या करना है, डॉट अपेंड कर देना है उस इंडेक्स को, ठीक है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ऑल वो अकरेंसेस मिल जाएगी जहां जहां पे करेक्टर सी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये जो गिवन होगा हमें सी, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई, अब हम एक आंसर का वेक्टर इनिशियलाइज करा रहे हैं, ये वो वेक्टर है जिसके अंदर हमने ये एक्चुअली आंसर स्टोर करवाना है। अब मैं अगेन, अब हमारे पास क्या काम था, फॉर एवरी करेक्टर हमने स्टार्ट करना है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन वैल्यूज के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, एक आउटर लूप लगा रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, जो कि लेंथ ऑफ एस के ऊपर ही अगेन चलेगी, बट लेकिन इसके अंदर एक बेस केस ये कर सकते हैं हम, मतलब सैनिटी चेक, अगर तो वो करेक्टर सी ही है तो इन दैट केस तुम्हें जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, जस्ट ये कह दो, मतलब अगर हमारे पास एस का जो ith करेक्टर है, एस का जो आई करेक्टर है वो इक्वल टू सी है, तो इन दैट केस जस्ट आंसर डॉट डॉट अपेंड कर दो 0, मतलब आपको उसके लिए ना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी उसका कंफर्म बात है वो 0 ही होगा, ठीक है। एल्स नहीं तो कैलकुलेट करना है, ठीक है, एल्स के ऊपर नहीं तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट क्या करना है, हमने हमने एक लूप लगानी है फॉर जे इन रेंज, जो कि हमारे पास अकरेंसीज होगा, लेंथ ऑफ अकरेंसीज, ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास लेंथ ऑफ अकरेंसीज टाइम होगा वो निकालना है। और इधर हमने ना इसका डिस्टेंस, इधर हम एक टेम्परेरी वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर करवाते जाएंगे। और अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास ये अकरेंसेस का ith वेक्टर होगा ना उसका हमने डिफरेंस लेना है विद ये हमारे पास आई के साथ, ठीक है, ith इंडेक्स आई के साथ हमारे पास, तो उसको मैं टेम्प में स्टोर करवाऊंगा और टेम्प डॉट अपेंड करूंगा जो भी मेरे पास अकरेंसीज का jth एलिमेंट है माइनस जो भी मेरे पास ये आई है, और इसका मुझे ओवरऑल एब्सोल्यूट लेना है क्योंकि नेगेटिव को भी हमने एज अ पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, तो इस ओवरऑल आंसर का मैंने क्या किया, मैंने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, ठीक है, इधर तक क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। और देन जब हमारे पास ये काम कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब हमारे पास ऑलरेडी आंसर आ जाएगा, तो मेरे पास जो भी मतलब मिनिमम डिस्टेंस होगा मैं उसको मिन डिस्टेंस कह देता हूँ, जो कि मिनिमम ऑफ टेम्प में से निकलेगा, ठीक है। और उसको मैं करूंगा आंसर डॉट अपेंड करूंगा जो भी मीन अंडरस्कोर डिस्टेंस होगा, ठीक है। और एट द एंड मेरे पास ये कंप्लीट आंसर आएगा और रिटर्न कर दूंगा आंसर को, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, ये हमारे पास जो गिवन एग्जांपल्स है उसके ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं एंड दिस इज सबमिटिंग। क्वेश्चन क्लियर ये है सबको? ये है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल इसका वो क्या एन एन क्यूब हो जाएगा इसका क्या, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग हो। ओके, टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ओके। तो हमारे पास मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमारे पास स्ट्रिंग एस जोन्स है, अगर मैं इसको कह देता हूँ लेट्स सपोज इसकी जो लेंथ है वो एन है, ठीक है, क्योंकि एन वेरी कर रहा है तो इसलिए मैं उसको वेरी करवा रहा हूँ कि एन लेंथ है इसकी, ठीक है। नो, हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट लूप चल रही है वो कितने टाइम चल रही है, कंप्लीट स्ट्रिंग लेंथ के एक ऊपर चल रही है, इट मींस स्ट्रिंग की एन पे एन एन। एन है उसका वो। और ये वाली जो सी हमारे पास लूप है वो कितने टाइम चल रही है, वो भी एन एस की जो लेंथ है एन उसके एन, एन चल रही है। ठीक है। नो, अब ये वाला जोन सा करेक्टर है, ये मतलब डिवाइड ये बाय वाली टू जोन सी कर मेरे देना। पास लूप है,
नहीं, डिवाइड बाय 2 नहीं है ये। हमारे पास जितने भी अकरेंसीज होंगी ना कैरेक्टर सी के, ठीक है, मैं उसे कह देता हूँ, मतलब आपने काउंट ऑफ सी कह रहे हैं, ठीक है, मतलब काउंट ऑफ जो भी हमारे पास कैरेक्टर सी गिवन होगा ना, उसका हमने लेना है। तो मैं उसे ये कह देता हूँ के है, ठीक है। तो इट मीन्स ये वाली जो लूप होगी वो हमारे पास के टाइम चलेगी, ठीक है। और मिन जोन्स है वो भी एक्चुअली, क्योंकि ये के टाइम है तो वो के ही होगा, ये भी के ही होगा, ठीक है। नो, अब मिन का क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? मिन का भी तो होगा ना? मिन की जोन है ना, वो बाय डिफॉल्ट ऑफ एन होती है। ऑफ एन से मुराद ये होती है कि उसके अंदर जो भी अरे हम पास कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है। राइट नो हमें पता है कि टेम्प की जो लेंथ है वो के है, क्योंकि के अंदर हम ये टेम्प के अंदर के टाइम ही चल रहा है ना, ठीक है। मतलब के वैल्यूज टेम्प के अंदर जाएंगी, डिफरेंस हो के उसके अंदर आती जाएंगी, इस वजह से मैं उसे के कह रहा हूँ। तो अगर आपके पास सेम इंडेंट के ऊपर लूप्स चल रही हो ना, मतलब सेम इंडेंट से क्या मुराद है, इक्वली इंडेंट के ऊपर, या ये वाली जो इंडेंट है ना वो इक्वल इंडेंट है, इन दैट केस आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटीज है ना वो ऐड हो रही होती हैं। बट अगर आपके पास इंडेंटेड हो ना, तो इन दैट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो सही। हमने देखना होता है इनर से आउटर की तरफ, ठीक है। राइट नो सबसे इनर मोस्ट जोन है वो हमारे पास ये वाला है। मैं जे इसको वाला ब्लू के साथ करता हूँ, ये और वाला, जे ठीक है। रेंज वाला जो है ना? हाँ जी, तो ये दो वैल्यूज जो सी हैं वो हमारे पास सेम इंडेंट पे, इट मीन्स ये हमारे पास ऐड होंगे, के प्लस के होगा, ठीक है। और देन उसके ऊपर हमारे पास ये इंडेंटी, राइट मीन्स ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय एन होगा, ठीक है। सही। और उसके ऊपर हमारे पास अगेन सेम इंडेंट के ऊपर ये वाली लूप है, इट मीन्स प्लस एन होगा, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी एन इंटू एन मल्टीप्लाई बाय 2 के, ठीक है। और जब जहाँ पे आपके पास कांस्टेंट होता है ना, आप कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपने ऑलवेज बिग ओ में देखना होता है, ठीक है। हाँ तो जी ये बिल्कुल। एन प्लस एन इंटू के, ठीक है, एन प्लस एन इंटू फिर के, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगी फिर नहीं? नहीं अच्छा एन एन स्क्वायर नहीं के आएगी, एन प्लस प्लस है, है। प्लस है, प्लस ठीक है, है। सही सही। तो एन प्लस एन इंटू के, मतलब एन के। तो इनमें से जो डोमिनेंट टर्म है, मतलब वो एन एन ही बड़ा है। है या एन के बड़ा है, हम्म, जाहिर सी बात है एन के बड़ा होगा क्योंकि उसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो रही है तो मल्टीप्लाई वो हो रही है। बिगर हो गई, विच मीन्स डोमिनेंट जो टर्म है वो हमारे पास ये है। तो ओवरऑल इसको भी हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि डोमिनेंट नहीं है। तो ओवरऑल जो टाइम कम्प्लेक्स इसकी होगी ना, वो ऑफ एन के होगी, बिग ऑफ एन के, ठीक है। अच्छा, सही। क्लियर। ठीक सर है। ये जो ऑर्डर ऑफ एन के है ये कौन सी यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसमें कि लॉगरिथमिक होती है, लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, ओके, इसको तो आप ये जो कौन है सी ना, है? इसको आप क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। मतलब एक्चुअली एन इंटू के से मुराद ये है कि एन इंटू एन है, लेकिन हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे पास जो के है ना, इसकी लेंथ शॉर्टर है देन एन, ठीक है। क्लियर है, ये के इक्वल भी हो सकता है, मतलब एन अगर हम स्क्वायर एक नहीं होना चाहिए भाई, देखिए क्योंकि ऊपर दो लूप्स चल रहे हैं ना, फॉर एक एन दफा जो है ऊपर फॉर आई एन रेंज वाला वो एन दफा चल रहा है, फिर दूसरा आई एन रेंज वाला एन दफा चल रहा है, तो एन स्क्वायर नहीं होगी इसकी? सेम इंडेंट पे हो तो ऐड होगा, ठीक है। मतलब राइट नो ये सेम इंडेंट के ऊपर है, अगर सेम इंडेंटेड है तो देन ऐड होती है टाइम कम्प्लेक्सिटीज। अगर नेस्टेड में लगी हो तो देन उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो फिर नेस्टेड तो आ रही है ना नीचे एक, लेकिन वो के उसको आप कर रहे हो तो वो भी। अच्छा पता नहीं सर, एन स्क्वायर लग रहा है। चले हाँ सही है। एन स्क्वायर उस जो है जगह ना, तो सर एन प्लस मैंने एन स्क्वायर होनी थी। एक्सक्यूज मी जी सर। जी सर मैंने एक जगह देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो जितनी दफा हमारा लूप या ट्रेवल करते हैं हम एरे में, तो उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इसमें हम बिल कितनी ठीक है। दफा ट्रेवल करा रहे हैं एरे में? इसके अंदर हम एन टाइम करवा रहे हैं, एन से मुराद लेंथ ऑफ अरे है। मतलब अगर इसकी लेंथ टोटल 12 है तो इट मीन्स लूप 12 टाइम चल रहा है। अगर लेंथ जोन से है वो 100 है तो इट मीन्स लूप 100 टाइम चल रहा है। अगर लेंथ जोन से वो 1 लाख है, इट मीन्स लूप 1 लाख टाइम चल रहा है, ठीक है।
इसलिए मैं उसको जेनेरिक वेरिएबल दे रहा हूँ n है, कि मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू फिट आ सकती है, फिक्स हो जाएगी। तो सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी फिर? इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर ना n इंटू के आएगी, ठीक है। के यहाँ पे जो सा वो नंबर ऑफ अक्रेंसेस है, माइट भी पॉसिबल है अगर के जो सी है मतलब नंबर ऑफ अक्रेंसेस सारी की सारी हो ही, मतलब यहाँ पे अगर मैं ये वाला टेस्ट केस सिनेरियो दूं कि s इज इक्वल टू मेरे पास a है, a है, a है, ठीक है, तीनों मतलब a है, और जो करेक्टर c है वो भी a है, ठीक है। इन दैट केस इसकी भी लेंथ सेम है, इसकी भी मतलब नंबर ऑफ अकरेंसेस भी a है और स्ट्रिंग की s की लेंथ भी a है। इन दैट केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एन हो जाएगी। आप इसको वर्स्ट केस सिनेरियो में n स्केयर भी कह सकते हैं, मतलब n इंटू एन, एन स्केयर जो है। मैं उसको मोर प्रिसाइज कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हो तो इन दैट केस n इंटू के है, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग s एंड k इज द लेंथ ऑफ नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ कैरेक्टर c, ठीक है। क्लियर है? Yes, yes, somehow. ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना ये सिंपलर होते जाएंगे। मतलब राइट नो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये वाली हमारे पास इनवर्स के सिनेरियो में अगर हम ये कहें, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना मुझे ऐसे लगता है कि इनवर्स के सिनेरियो में अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ जानी तो 10⁻⁴ तक की है, ठीक है। तो विच मीन्स हम इसको यही कह दें कि इसने सिर्फ 10⁻⁴ बस चलना है। तो मतलब सम टाइम मुझे स्टार्ट स्टार्ट पे ऐसे भी लगता था, तो इस वजह से हम उसको सिंपली एन कह देते हैं। एन के अंदर ऑल वैल्यूज जो सी है ना वो कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं कि एन ही कहना है, मैं इसको अगर आप ये कह देना एम कहना है मैंने, एम भी कह सकते हैं, लेकिन जस्ट आपने उसको बताना होगा कि एम डिफाइन क्या कर रहा है। एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जो से हमारे पास स्ट्रिंग एस है, जस्ट आपने उसको साथ बताना होगा कि लेंथ ऑफ अरे है या लेंथ ऑफ एस है, ठीक है। मतलब अगर आप एम उसको कहना चाह रहे हैं। Sir, can you please explain it once again from starting line occurrences से? Occurrences is equals to large bracket for I in ring. सर ये थोड़ा बहुत समझ में आया, पर एक दफा अगर आप एक्सप्लेन दोबारा कर दें कि नीचे जो आंसर डॉट अपेंड 0 दिया हुआ है ना इंडेक्स, हम्म, वो चीज वहां से मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी और को क्वेश्चन हो इसमें, मैं फिर कोड एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी सर, टाइम कम्प्लेक्सिटी तो आपने बहुत अच्छी समझाई है, लेकिन इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक सेशन होना चाहिए टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। अभी तक ऐसा हमारा सेशन कोई नहीं हुआ, क्योंकि जो ये हर सेशन के साथ साथ ये चलेंगे। एक दफा सही तरह एक्सप्लेन हो जाए तो सब के लिए इजी हो जाएगा। ओके, चलिए मैं देखता हूँ। अगर मुझे मेरे पास टाइम फ्री हुआ तो मैं करवाता हूँ सेशन, ठीक है। तलहा सर एक सर क्वेश्चन और था। सर तलहा हमारी ना सर स्लैक ये पे भी किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तो वो सर जफर ने खुद भी नोट कर लिया था, और हो सकता है इस वीकेंड पे वो सेशन हो जाए सैटरडे 9 PM। ठीक है, देन इंशाल्लाह फिर इस वीकेंड पे सर जफर अरेंज करवा देंगे किसी ना किसी टाइम पे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन जी मुझे और क्लियर है। पूछना था। सर एक्चुअली आई जी वाज स्टडिंग, उसमें लिखा हुआ था सीडो कोड और अल्गोरिथम। जी, सर सीडो कोड में भी यही था कि जब आप अपना कोड जो है वो एक्सप्लेन करते हैं वर्ड्स में तो उसको सीडो कोड बोलते हैं। सूडो और कोड उसको कहते हैं, सीडो नहीं सूडो कोड होता है। सूडो सूडो, हाँ ठीक हम्म, है सूडो। तो और जब हम जो है वो व्हाट वाज आई वाज सेइंग, अच्छा, और जब हम जो है वो अल्गोरिथम की बात करते हैं तो अल्गोरिथम भी यही चीज होती है कि अल्गोरिथम में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना सॉल्यूशन नेचुरल लैंग्वेज में। हम्म। तो सर ये क्या सूडो कोड और अल्गोरिथम दोनों एक ही चीज है? ये काफी हद तक जो उनसे ना वो एक ही चीज है, ठीक है। मतलब सूडो कोड भी आप नेचुरल लैंग्वेज में समझा रहे होते हैं, अपना कोड जो उनसे सिंपली लाइंस में लिख रहे होते हैं कि आप एक लूप लगा रहे हैं, उसका लेंथ इतनी है या इस रेंज से इतनी चल रही है बस, मतलब वो आपने इंग्लिश वर्डिंग में लिख रहे होते हैं। और हम्म। जो एल्गोरिथम है वो सम टाइम एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो रहा होता है, सम टाइम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट हो रहा होता है, सम टाइम आप उसको एज अ वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं।
ये सिंपलर जो है ना, आपको अपनी जो लॉजिक है वो अंडरस्टैंड करने के ये डिफरेंट टूल्स समझ लें आप इनको, कि आप उसको एल्गोरिथम्स की मदद से भी समझ रहे हैं, आप उसको सूडो कोड से भी समझ रहे हैं, मतलब ये तो टूल्स हैं सर आपको हेल्प कर रहे हैं बस। मीन्स कि हमारी जो क्लास है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, मीन जो हम डेटा को स्ट्रक्चर कर रहे हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन को नेचुरल लैंग्वेज के साथ, इसलिए इसका ये नाम। नहीं, डेटा स्ट्रक्चर इसका नाम इसलिए है कि ये जो हम अरेज यूज कर रहे हैं ना, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये अपेंड मेथड यूज कर रहे हैं या ये मिनिमम मेथड का यूज किया है, ठीक है, ये सारे जो से है ना, ये एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर है। अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम डिफरेंट मेथड्स परफॉर्म कर रहे हैं। और एल्गोरिथम इसका इसलिए नाम है कि ये जो हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं ना, कि ये हमने स्टार्ट से पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया, देन उसकी लॉजिक बिल्ड की, देन उसको इम्प्लीमेंट किया, तो ये एक कंप्लीट एल्गोरिथम वर्क कर रहा है कि फॉर एवरी टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इस नेचर के जितने भी क्वेश्चंस आप इनपुट करेंगे ना इस एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है, तो ये वर्क करेगा, ठीक है। एल्गोरिथम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि आपका किसी भी किस्म की, अगर आप कोई भी स्ट्रिंग एक एस देते हैं और एक करेक्टर सी देते हैं किसी भी किस्म का, ठीक है, तो आपका जो, अगर आपने उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप ये वाला जस्ट कोड उसके ऊपर लगा दें सारे का सारा, तो आपका वो काम आप इजीली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने के जो पहला आपने लूप रन किया है फॉर आई एन रेंज एल वाला, सबसे पहला जो लूप रन किया है, तो हम लोग जो थे ये आंसर डॉट अपेंड वाला जो है, और आंसर वाली पहले ही इनिशिएट कर दें, तो उसी में हम लोग क्यों नहीं चला सकते आंसर डॉट अपेंड वाला उसी लूप में, और इफ एल्स वाला जो है उसी वाले इफ एल्स को उसी वाले इफ ब्लॉक को कंटिन्यू कर लें, और अकरेंसेस डॉट अपेंड के नीचे आंसर डॉट अपेंड वाला लगा लें, और फिर एल्स के आगे बाकी अपना ब्लॉक चेन कर दें। तो ऐसा नहीं पॉसिबल, वो नहीं, उसमें एक लूप में नहीं होगा काम। कर सकते हैं। मैंने खुद इसको इसलिए सिंपलर रखा था कि जो से हम स्टेप्स अभी बात कर रहे थे ना, जब मैं समझा रहा था, तो मैंने एक्चुअली उसको कोड करने की इधर किया है कि हमारे पास से इजीली अंडरस्टैंड हो, कि पहले हमने अक्रेंसेस फाइंड की इतना पोर्शन, देन इतने पोर्शन के अंदर हमने उनके डिस्टेंसेस निकाले, मतलब ये वाला जो लॉजिक है ये वो लॉजिक है जब हमारे पास अगर करेक्टर जो भी सी है वो खुद ही है, खुद ही का मतलब है आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, उसका डिस्टेंस जीरो है। और ये वाली वो लॉजिक है कि अगर आपने किसी दूसरे कैरेक्टर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये इतना वो वाला पोर्शन है। मैंने एक्चुअली उसको उस मतलब स्टेप्स के अंदर जो है ना डिवाइड किया था कि जो जो हम बातें कर रहे थे वो इधर कोड के अंदर अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो सही मेरा है, एक क्वेश्चन, वो एक में हो सकता है। सही है, तो फिर वो एक का और कम हो जाएगी ना भाई, कम्प्लेक्सिटी जो भी है। बस के सिनेरियो में इसको आप पेन स्केल ही कहेंगे, बेशक आप उस इधर भी कर लेंगे ना, वो टाइम कम्प्लेक्सिटी उतनी ही रहेगी, हमें महसूस होता है, लेकिन वर्स्ट केस में हम उसको बोलने वक्त एन स्केयर ही बोलेंगे फिर, एन इंटू के या एन स्केयर आप उसको कह लें। तो एन स्क्वायर, हाँ हाँ, देखिए ना आप, एन स्क्वायर वही एन स्क्वायर है ना फिर, हम्म, ये क्वेश्चन से क्योंकि किसी ने। के भी तो एन ही हो गया ना भाई, बेसिकली के जो है वो के भी तो एन ही है ना, के भी तो कोई भी एन टाइम नंबर हो सकता है, तो इसीलिए वो एन स्क्वायर हो जाएगी ना। जी, के जो सा है वो नंबर ऑफ अकरेंसेस, अगर नंबर ऑफ अकरेंसेस इक्वल टू एस है तो इट मींस वो एन नहीं हो गया। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी वो ये पूछे। कि जिस तरह से हम ये लीड कोड कर रहे हैं, जब से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन की भी समझ आ जाती है। इधर से जब आप इधर सोल्यूशन करते हैं, ये सॉरी कोड करते हैं, उसका भी फॉर द टाइमिंग समझ आ रही होती है कि उसको किस तरह से इधर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। लेट्स सपोज ये तो आप लोगों ने करवाया, हम जब इसको दोबारा करेंगे, इसको देके ये इसको थोड़ा सा आइडिया बिल्डअप हो गया, हमने खुद से किया, वो हो गया। बट जब कोई नई प्रॉब्लम हम देखते हैं ना, या कोई मतलब लेते हैं, उसमें ये होता है कि क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हो जाता है, सारा हो जा, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे आती है कि जब कोड कर रहे होते हैं ना, तो समझ नहीं रही कि कैसे शुरू करना है, इसको किस तरह से बिल्ड करना है सारा, मतलब जिस तरह से आप लोग कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली लेके चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे आगे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि अब इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, लूप कहाँ पे लगाना है, क्या क्या इसमें वो स्पेसिफिकेशंस देनी है, वो काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज। ओके, राइट नो, मेरा क्वेश्चन है आपके लीड कोड के कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं।
सर मेरे ख्याल में आज शायद 4th वन था। हाँ जी 4th। ओके ठीक है। अगर आपके लीड कोड के जो क्वेश्चन है ना वो 100 से अबव हो जाएंगे ना, ठीक है, जी तो जी तब आपकी लॉजिक जो सी, मतलब आपने कहा ना कि क्वेश्चन अंडरस्टैंड भी हो जाता है ना, उसका मतलब लॉजिक भी बिल्ड हो जाती है, लेकिन जी राइट करने वक्त नहीं आता अभी, ठीक है। तो जी जी। तब आपका जो है ना, जो आप लॉजिक बिल्ड की होगी ना इजी क्वेश्चंस की, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है, इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगी अगर आपके 100 से अबव होंगे, ठीक है। लेकिन जब आपके 150 से अबव होंगे ना, तो इन दैट केस तो आपको समझिए आप अभी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और साथ साथ आपके माइंड में कोड भी बनना शुरू हो जाएगा कि कोड इस तरह लिखते हैं, लिखेंगे हम उसका, ठीक है। मतलब आपको ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन पहले पढ़ा है, देन उसकी पहले लॉजिक सारी ड्रा की है, देन उसके बाद कोड करना शुरू किया, वो साथ साथ ही बनना शुरू हो जाएगी जैसे ही 150 प्लस होंगे। लेकिन अगर आप मीडियम को टारगेट करेंगे ना, तो देन मीडियम क्या करेगा कि आपकी एक तरह से ना समझ लें कि माइंड को रिलैक्स नहीं करेगा, कि आपको वो माइंड भी अंडरस्टैंड भी हो जाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा कभी भी, अभी नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको किसी का कोड पहले देखना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करके ट्राई करें खुद लिखने का। अगर हो जाते वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा कोई मसला नहीं, उसका कॉपी करें, पेस्ट करें, उसको अंडरस्टैंड करें किस तरह करके वो वर्क कर रहा है, ठीक है। एक दफा उसी का काम करके देखें, देन खुद करके देखें, ठीक है। उसी कोड को देख के बेशक करते जाएं इजीली। जैसे ही आपके 100 क्रॉस करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगा, कोड खुद ही टाइप करना शुरू हो जाएंगे। अभी इसी तरह होगा कि क्योंकि बेसिक लेवल पे है ना, स्टार्टिंग पे है, इस वजह से आपको ऐसे लग रहा है। तो सर ये जो क्या 100 जो हम क्वेश्चन मैं सपोज जैसे मुझे आप सजेस्ट कर रहे हैं कि 100 क्वेश्चन करें, तो ये इजी ही लेके चलूं, अभी मीडियम की तरफ ना जाऊं ना अभी, बिकॉज हाँ दैट जी, वाज। इजी कोई टारगेट करें अभी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट ऑफ द टाइम इजी को ही टारगेट करें। अगर आपको मतलब फॉर एग्जांपल इधर सेशन में कभी मीडियम करवाना शुरू करते हैं, ठीक है, चलें उस दिन आप मीडियम को ट्राई कर लें, लेकिन आप इजी को ही ट्राई करें। मेरी सजेशन यही है कि आप अभी इजी को ही ट्राई करें। ओके सर। सर काइंडली अपना लिंक्डइन शेयर कर दीजिए इधर चैट में। चलिए फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा टाइम एक्चुअली ओवर हो गया। नेक्स्ट सेशन भी जो है वो लीड कोड का ही है 10 PM पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हाँ हैं। मैं उसको चले ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके थैंक यू।